गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने रिवीजन वाले पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों में से कई लोगों का मैसेज आया था कि सर जिस तरीके से सॉल्यूशन के कुछ एक पार्ट को आप एक्सप्लेन किए थे वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में भी बताइएगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं। बाकी डिटेल है आपके पास में, आपका नोट्स लिखा हुआ है, उसको यूज कीजिए, वो ज़रूरी है। यहाँ हम आपको रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक टॉपिक्स जैसे आज यहाँ बता रहे हैं, अगले क्लास में अगले वाले वीडियो में आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी इसके बारे में यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अधिकांश स्टूडेंट इस टर्म्स को लेकर के कंफ्यूज रहता है कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ध्यान से देखोगे, कंडक्टेंस कहा जाता है, यह रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। It is the properties of a conductor which is the flow of electric current, यानी कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है किसी कंडक्टर के थ्रू, उसे हम लोग कंडक्टेंस से मेजर करते हैं। और इस कंडक्टेंस को G या फिर C से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका यूनिट ओम इनवर्स होता है। रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा हो गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से, एंड इट इज इक्वल टू होता है 1/ρ, या इसी को हम लोग लिखते हैं 1/r इंटू L/A, या इसी को लिखा जा सकता है G इंटू L/A, जहाँ L/A सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये G हो गया कंडक्टेंस, ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और एक और आता है मोलर कंडक्टेंस, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी वैल्यू को, और इनके लिए फार्मूला है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, जहाँ m मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सबका यूनिट, अगर इनके यूनिट को हम लोग देखेंगे तो यहाँ इनका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को हम लोग सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी कहते हैं। और अगर मोलर कंडक्टेंस के यूनिट की बात करें हम लोग तो ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखा जाता है, या इसी को हम लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी कह सकते हैं। तो तीनों यहाँ पर है। कंडक्टेंस G से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं, इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। इनका यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलर कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000/m, और इनका यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जिसे हम लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी करते हैं। फिर एक टर्म है कोहलरॉश लॉ। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप डिसॉल्व करते हो, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, आयोनाइज कर जाता है इलेक्ट्रोलाइट, तो उनका कंडक्टेंस वैल्यू उनके कंस्टिट्यूएंट आयन के कंडक्टेंस वैल्यू के सम के बराबर होता है। ये कोहलरॉश लॉ बताता है। ये बताता है कि अगर B A के साथ जुड़ा हो या C के साथ जुड़ा हुआ हो, इनके मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू फिक्स होगा। ये ना तो A पर डिपेंड करेगा ना तो C पर रिप्रेजेंट करेगा, B का वैल्यू अपना फिक्स होगा। इसलिए इसे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन भी कहा जाता है। डिफिनेशन ऑलरेडी लिखवाया हुआ है आपके कॉपी में, याद दिलाने की कोशिश की। जैसे कोहलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equal to the molar conductance value of their constituent, यानी लेमडा A नॉट प्लस लेमडा B नॉट। अगर मान ली कि लेते हैं हम लोग लेमडा नॉट M A2D, और ये आयोनाइज कर रहा है लेमडा नॉट 2 इंटू लेमडा नॉट A प्लस लेमडा नॉट D माइनस, यानी कि आपको आयन याद रखना है कि कितने किस आयन में वो कन्वर्ट कर रहा है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेके चलें, अगर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये आयोनाइज करता है Ca2 प्लस 2Cl माइनस। यहाँ अगर हमें मोलर कंडक्टेंस वैल्यू कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है, इट वुड बी इक्वल टू लेमडा नॉट Ca2 प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट Cl माइनस। अगर एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं AlCl3, तो ये आयोनाइज करता है
एज Al3 प्लस 3Cl माइनस। अब यहाँ पर लेमडा नॉट AlCl3 का वैल्यू अगर निकालना हो, ये वैल्यू आ जाएगा लेमडा नॉट Al3 प्लस 3 इंटू लेमडा नॉट Cl माइनस। अब कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या बताता है? द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ क्लोराइड आयन हैज इट्स इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये चाहे एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हो या चाहे कैल्शियम के साथ जुड़ा हो, दोनों कंडीशन में क्लोराइड आयन का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू फिक्स होगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा ये कैल्शियम के साथ है या एल्युमिनियम के साथ। तो ये हमें लगता है कोहलरॉस लॉ क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा आपको। तीसरा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है आपका नर्न्स्ट इक्वेशन। इसमें भी बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और उसमें भी गलती करते हैं, कई लोग का मिस्टेक आता है। नर्न्स्ट इक्वेशन लिखना किसे? नर्न्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड का भी पूछा जा सकता है और नर्न्स्ट इक्वेशन सेल का भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को हम लोग लेते हैं। तो सपोज Mn प्लस इन एक्वस फॉर्म इट टेक n इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट कर रहा है मेटल इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ जब इसका नर्न्स्ट इक्वेशन निकालेंगे ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, इट वुड बी इक्वल टू a standard reduction potential of metal Mn plus by M minus 2.303 RT by NF log, ऊपर में प्रोडक्ट साइड, तो देखो प्रोडक्ट साइड में मेटल है इन सॉलिड स्टेट और नीचे में Mn प्लस, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में है Mn प्लस इन एक्वस फॉर्म। इसे सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। तो अगले स्टेप में आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, इसी को अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग 1 बाई Mn प्लस। तो ये नर्न्स्ट इक्वेशन आ गया Mn प्लस बाई M। नर्न्स्ट इक्वेशन यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालने के लिए एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जब 1 मोलर कंसंट्रेशन हो तब उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और 1 मोलर के अलावा कोई भी दूसरा कंसंट्रेशन हो, 1 से ज़्यादा हो या कम हो, तो वहाँ पर उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफर करता है और कितना वो वैल्यू होगा उसे निकालने के लिए हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ ये नर्न्स्ट इक्वेशन बताए सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। लेकिन वही अगर हमें अब यहाँ देख रहे हो आप स्क्रीन पर, इस जगह पर भी नर्न्स्ट इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये नर्न्स्ट इक्वेशन EMF ऑफ द सेल के लिए निकालना है, यानी कि पूरे सेल को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आप याद करो, यहाँ लिखे थे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इट इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ऊपर में एनोड का कंसंट्रेशन An प्लस और नीचे में कैथोड का कंसंट्रेशन Cn प्लस। अब दोनों को बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ लो। नर्न्स्ट इक्वेशन है तो अगर सेल का कहा गया तो ये वैल्यू निकालेंगे, और अगर इलेक्ट्रोड का कहा गया तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखें। तो ये आपको समझना होगा क्वेश्चन देख करके, इलेक्ट्रोड का निकालने के लिए कहा जा रहा है या फिर सेल का निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकल को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि ऊपर में एनोड के आयन का और नीचे में कैथोड के आयन का। नहीं, ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ये सेल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और सेल रिएक्शन में ऊपर जो पार्ट लिखते हैं वो प्रोडक्ट साइड का होता है और नीचे में जो पार्ट लिखते हैं वो रिएक्टेंट साइड का होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखो An प्लस में कन्वर्ट करा, इसका मतलब ये एनोड हाफ सेल है और ये आपका कैथोड हाफ सेल। अगर इसका हम लोग एनोड हाफ रिएक्शन लिखें तो यहाँ पर A ये सॉलिड स्टेट में है, ये कन्वर्ट किया An प्लस इन एक्वस फॉर्म, तो साथ में रिलीज करेगा N इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ कैथोड हाफ रिएक्शन अगर लिखें हम लोग
तो कैथोड हाफ रिएक्शन में Cn प्लस जो एक्वस फॉर्म में है ये n इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर जाएगा C में इन सॉलिड स्टेट। इस पूरे को ऐड कर देते हैं, देन वी विल गेट ओवरऑल सेल रिएक्शन। ऐड करो, देखो n इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बचा हुआ क्या रह गया, A इन सॉलिड स्टेट प्लस Cn प्लस इन एक्वस फॉर्म, इट गिव An प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस C इन सॉलिड स्टेट। ये निकाल ली। अब इनके लिए अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट को रखते हैं। अब प्रोडक्ट में देखो An प्लस है एक्वस फॉर्म में और C सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 हो गया, तो बचा हुआ रह गया ये, यानी An प्लस इन एक्वस फॉर्म। नीचे में रिएक्टेंट साइड को रखते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में A सॉलिड में है तो इसका भी 1 हो गया, और Cn प्लस एक्वस है तो ये नीचे में चला आया Cn प्लस इन एक्वस फॉर्म। यानी कंसीडर हम लोग इसको भी किए, यहाँ पर भी ये आया, ये C है लेकिन सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पर A है ये सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड का कंसंट्रेशन चूंकि 1 होता है तो यहाँ पर इस पार्ट का 1 रखोगे, इसे 1 रखोगे तो 1 1 ये अगले स्टेप में ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग यहाँ से इरेज करके रखते हैं। यानी कंसेप्ट ये रखना है, ये नहीं रखना है कि ऊपर में An प्लस होगा, रखना है कि प्रोडक्ट साइड का रखा जाता है ऊपर में और रिएक्टेंट साइड का रखा जाता है नीचे में, ये पार्ट आता है। दूसरा, अब इस जगह पर पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक अलग इक्वेशन ले रहे हैं, इसका भी हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखने के पहले आप इसको हाफ सेल एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, क्योंकि कुछ चेंजेस नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पर H2 कन्वर्ट किया है H प्लस में और Br2 कन्वर्ट किया है Br माइनस में, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इनका रिडक्शन हो रहा है। देखिए इनोड हाफ रिएक्शन पर क्या लिखा जाएगा, एनोड हाफ रिएक्शन H2 इट इज इन गैसेस स्टेट, ये कन्वर्ट करेगा 2H प्लस इन एक्वस फॉर्म, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 डालना पड़ा। कैथोड हाफ रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, तो Br2 ये लिक्विड फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर जाएगा 2Br माइनस में इन एक्वस फॉर्म, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या रह गया, H2 इन गैसेस स्टेट प्लस Br2 इन लिक्विड स्टेट, इट गिव 2H प्लस इन एक्वस फॉर्म एंड 2Br माइनस इन एक्वस फॉर्म। अब इनका अगर नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम लोग तो E सेल वुड बी इक्वल टू आएगा अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट को रखते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट में आ गया H प्लस टू द पावर 2 इंटू Br माइनस टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो H2 गैसियस स्टेट में है, प्योर फॉर्म में है, H2 इन गैसियस फॉर्म और Br2 इन लिक्विड फॉर्म। प्योर सॉलिड, प्योर गैस, प्योर लिक्विड, इनके कंसंट्रेशन को 1 माना जाता है। तो अगले स्टेप में जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये पार्ट भी 1 हो जाएगा और ये पार्ट भी 1 हो जाएगा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो n की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिर फाइनल लिखें तो फाइनल लिखने पर ये वैल्यू आ जाएगा E सेल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग, ऊपर में कंसंट्रेशन H प्लस टू द पावर 2 और यहाँ Br माइनस टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1। इस 1 को आप रिप्लेस भी कर सकते हो,
तो ये हम समझाने का कोशिश किए कि नॉन इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब रहा नॉन इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बताया हुआ है। एक याद करो, आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में एरर था जिसकी वजह से ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू निगेटिव आ रहा था, वो अभी जो स्क्रीन पर लिखे हैं कुछ इसी तरह का कंसेप्ट वहाँ पर भी अप्लाई हो रहा था, जिसमें सिर्फ ऊपर में जा रहा था या फिर नीचे में जा रहा था। तो जब कभी भी नॉन इक्वेशन नॉर्मल जैसा दिखे क्वेश्चन में, ए एन प्लस में कन्वर्ट किया, सी एन प्लस सी में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तब तो ये दिख रहा है कि एक तरफ एनोड आएगा, दूसरी तरफ में कैथोड आएगा। और अगर चार्ज का सीक्वेंस जैसे सेकंड वाले में देख रहे थे, तो वहाँ पहले आप हाफ सेल रिएक्शन लिख लो कहीं रफ में, उसके बाद में फिर आप बनाओ। तो ये यहाँ तक थोड़ा सा ही छोटा सा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप रिवीजन करें, फिर अगले वाले में हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको शॉर्ट में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बारे में भी कई स्टूडेंट मैसेज किया था, तो अगले वीडियो में बताएंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं, आप में से कई लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए बोले हैं, तो आप कहीं पर भी बुक का कोई क्वेश्चन क्लिक करते हैं, सेंड कर देते हैं कि सर ये कैसे बनेगा। कई लोग तो वैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं क्लास में। अब आप सोच करके बताइए कि कैसे संभव है कि वो उन सारे क्वेश्चन को फिर से जो है बनाया जाए जो ऑलरेडी बता चुके हैं, आपकी कॉपी में है, और कॉपी के अलावा आपके वीडियो में भी है। आप उसको थोड़ा सा इफर्ट तो डालिए। अब हर एक चीज़ कहीं पर कुछ क्वेश्चन नज़र आया तो आप खोजो, खुद से थोड़ा कोशिश करो। आप फोटो खींचे और सेंड कर दीजिए सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहाँ पर है इनऑर्गेनिक वगैरह का, कई लोग वैसा कर रहे हैं कि फोटो खींच रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। ये सब कुछ तो होना चाहिए था क्लास टाइम में, वो छोड़ करके अब अभी आप नया चीज़ सीखना शुरू करोगे, अभी आप न्यूमेरिकल बनाना सीखना शुरू करोगे, तब तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अभी के टाइम में जितना कुछ सीखे हैं उसको ब्रशअप करने का ज़रूरत है, फास्ट फॉरवर्ड में जाने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए खुद पर पहले कि हाँ कहाँ क्या है। और हाँ, जहाँ पर दिक्कत होता है आप बोलते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये हो सकता है, कॉमन एरर में आ सकता है, यहाँ डाउट हो सकता है, तो उसके लिए तो वर्क कर ही रहे। आप में से कई लोगों का सॉल्यूशन का आंसर बताए भी हैं, तो क्वेश्चन करते हैं उसको भी रिप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए। आज यहीं तक, फिर बाकी अगले वीडियो। थैंक यू।